हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। आज के वीडियो के अंदर हम बीए पार्ट सेकंड का जो आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका मास्टर वीडियो लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा सिलेबस लगभग 50% आप कह सकते हैं अपने सिलेबस का कवर करवा दूंगा। और दूसरा जो पेपर है वो है भारतीय जो संविधान है उसके बारे में। ठीक है, तो पहले पेपर का मास्टर वीडियो मैंने चैनल पर बना दिया है, अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आपको मैंने उसमें 50 मिनट के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस के अनुसार आपको पूरा का पूरा पढ़ा दिया है। अब उसके बाद आपको सीरीज पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में दोस्तों ये दिक्कत थी कि मतलब पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर नहीं कर पाऊँगा मैं 1 घंटे में या आधे घंटे में। ठीक है, तो जितना मैं कवर कर पाऊँगा, जितना मैंने नोट्स आपको लिए समराइज़ किया है वो लगभग करके 50% ही हो पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो आपको पता है कि भारतीय संविधान है उसके अनुसार पूरा देश चलता है, तो उसको हम 30 घंटे या 1 घंटे में 30 मिनट या 1 घंटे में कैसे पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा ज़्यादा टॉपिक है और इसलिए इसको मास्टर वीडियो बनाना थोड़ा लगभग नामुमकिन ही है। ठीक है, तो इसलिए जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने आपके लिए कोशिश की है कि मैं आपको पढ़ा पाऊँ। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, जिससे कि इसमें देखिए यहाँ पे भारत के जो मतलब भारतीय संविधान के विकास के बारे में वो मैंने आपके लिए लेकर आ गया। और कुछ छोटी छोटी बातें जैसे भारतीय संविधान सभा और भी जो इम्पोर्टेंट है आप कह सकते हैं, आधा सिलेबस मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। ठीक है, वैसे आपको अगर मान लीजिए 15 तारीख का आपका पेपर है या बाद में भी अगर आपके एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस का, तो उसमें आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ से आपको 20 रुपये में वो पेपर खरीद लेना है। ठीक है, तो 20 रुपये पे करेंगे तो आपको वो ओपन हो जाएगा लिंक। और अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे वहीं से, आपको ईमेल आईडी दी हुई होगी उस पर आप मिल सकते हैं, या फिर वीडियो कमेंट में बता देना कि मेरे ये समस्या आ रही है पेपर खरीदने में, तो उसकी सारी हम सॉल्यूशन कर लेंगे। तो अब हम बात करते हैं जो मास्टर वीडियो उसके बारे में। तो ये आधा 50% मैं आपको कवर करवा दूंगा, और अगर टाइम मिला तो बाकी का 50% भी कवर करवाने की कोशिश करूंगा। वैसे ये बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसलिए शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर देखिए, पॉलिटिकल साइंस जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में सिलेबस के अनुसार ही, ये संपूर्ण सिलेबस के अनुसार मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा। इससे बाहर आपका पर्सन भी नहीं जाएगा, जितना मैं पढ़ाऊँ उससे बाहर पर्सन आपके जाएगा नहीं। वैसे छोटे छोटे पर्सन जा सकते हैं बाहर, निम्नात्मक और लघुत्मक वाले पर्सन है वो आप इससे कवर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप सिलेबस देखोगे अपने जो इस सेकंड पेपर का, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है भारतीय संविधान का जो विकास का इतिहास है उसके बारे में। ठीक है, और उसमें वहाँ पे प्रमुख धाराएं ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, इंग्लिश में हो या हिंदी में, आप सिलेबस पढ़ना ज़रूर, उसमें ये प्रमुख धाराएं वाली चीज़ें मेंशन कर रखी है सिलेबस में। तो इसका मतलब हमारे इतिहास के जो भारतीय संविधान के विकास में जो इतिहास है उसमें जो प्रमुख धाराएँ, जैसे देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और चार्टर अधिनियम, इस प्रकार ये 4-5 धाराएँ हैं वो हम आपको देख लेते हैं। ठीक है, इसकी एक दो छोटी छोटी आपको विशेषताएं या फिर कौन कब कब ये कानून आया वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी भारत शासन अधिनियम और 1919 और 1935 वाला ये भारत शासन अधिनियम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो एक बार इन जो प्रमुख धाराएं हैं छोटी वाली उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान के विकास में। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए इसकी विशेषताएं मैं आपको बता देता हूँ। तो केंद्रीय शासन की जो नींव है वो इसी एक्ट के द्वारा रखी गई थी भारत के अंदर। उससे पहले जो मतलब केंद्रीय शासन उस प्रकार होता नहीं था। ब्रिटिश जो कंपनी है वो इसी एक्ट के द्वारा है जो भारत पर कंट्रोल करती है। संविधान का ये पहला विकास आप कह सकते हैं। फिर इसी में जो बंगाल का जो गवर्नर होता था उसको गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया था। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा दिया गया नाम, तो ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके द्वारा दिया गया। फिर इस कलकत्ता में एक हाईकोर्ट की स्थापना भी इसी के द्वारा की गई थी। ये इस एक्ट की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, इसकी पूछी नहीं जाएगी विशेषताएं, वो हम आगे बात करेंगे, मगर जो अगर सिलेबस में दे रखा है तो शायद पूछ भी ले। ठीक है, ऐसा पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के विकास के इतिहास को मतलब समझाते हुए टिप्पणी कीजिए इस प्रकार। तो आपको ये सारी चीज़ें जो एक्ट वगैरह, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, वो सारी आप मेंशन कर सकते हैं, तो आपके नंबर अच्छे से आएंगे। ठीक है, बड़े नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। तो फिर दूसरा देखिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और इससे हालांकि इससे पहले भी 2-3 कानून और आए थे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम डायरेक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हम पढ़ते हैं। तो इसके जो माध्यम से दोहरे शासन लगाने की कोशिश की गई। दोहरा शासन मतलब 2 सभाएं या 2 आप कह सकते हैं असेंबलियां बना दी गई थी। एक तो थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक थी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, इन 2 के द्वारा मतलब आप कह सकते हैं शासन किया जाता था भारत के अंदर, ये कंट्रोल करती थी शासन को अंग्रेज़ों के साथ। ठीक,
तो ये पिट्स इंडिया एक्ट हो गया 1784 को। उसके बाद में देखिए जो चार्टर अधिनियम आए लगातार, तो चार्टर अधिनियम कितनी मतलब हर लगभग आप कह सकते हैं 20-20 सालों में चार्टर अधिनियम आता था। तो देखिए सबसे पहला चार्टर अधिनियम आपने अभी देखा था जो ये वाला 1793 को पहला चार्टर अधिनियम आया। उसके बाद 20 साल के बाद में 1813, और 1813 से 1833, और 1833 के बाद में 1853 में ये चार्टर अधिनियम आ गए थे। ठीक है, ये इतने चार्टर अधिनियम, यानी चार्टर अधिनियम हर 20 साल में आए। तो आपको ऐसा याद नहीं रखना है इसकी क्या क्या विशेषताएं, आपको केवल इनकी डेट वगैरह अगर आपको याद हो तो रख लेना है। ठीक है, तो उसके बाद जो है भारत में आपको पता है 1857 का विद्रोह वगैरह हो गया था। तो विद्रोह के अंदर क्या कारण थे, क्या परिणाम थे, वो एक अलग विषय है, वो हम आप फाइनल ईयर में जब आओगे तो पढ़ लोगे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए 1858 का जो विद्रोह हुआ, उसके बाद के देखिए 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है वो इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि इसके बाद में ये कानून लगाया गया। तो उस कानून में देखिए जो विशेषता इसकी क्या थी कि जो भारत का शासन है, यानी कि पहले अंग्रेज जो ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो शासन करती थी। जब ये विद्रोह हुआ और ये भारत शासन अधिनियम आया 1858 का, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन को ये सौंप दिया गया। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है कि 1858 का जो प्रमुख एक्ट था उसकी क्या विशेषता थी। तो इसकी विशेषता यही थी कि भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था। अब जो है वो नियंत्रण वही करता था, ब्रिटिश का राजा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके बाद में भारत शासन अधिनियम, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सिलेबस में डायरेक्ट दे रखा है। भारत शासन अधिनियम प्रांतीय यानी द्वैत शासन प्रणाली के विशेष संदर्भ में। ठीक है, तो इसकी विशेषता आपको देख लेनी है और रट के रख लेना है इसको। अगर आपने मेरा पेपर बाई किया है तो उसमें दोनों में से एक का प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप ध्यान रखना है। तो इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 की, तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई इस शासन के इस अधिनियम के अंतर्गत। तो वो द्विसदनात्मक विधायिका कौन सी थी, एक तो थी राज्य परिषद, दूसरी थी केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, उसके बाद में जो सबसे मोस्ट इस अधिनियम की विशेषता है वो सबसे ज़्यादा है, वो है प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली। द्वैत शासन प्रणाली का क्या मतलब होता है कि एक तो अंग्रेज राज करेंगे, कुछ कुछ जो मुद्दे हैं या कुछ टॉपिक्स है वो अंग्रेज़ों के पास होते थे, और कुछ जो है जो प्रांत के राजा वगैरह होते थे उनके पास होते थे। जैसे कि मान लीजिए सुरक्षा वाला मुद्दा हो गया। अभी जैसे भारत के अंदर कैसा होता है कि राज्य और केंद्र के बीच में जो आप कह सकते हैं द्वैत शासन ही है अब फिलहाल में। तो उसी प्रकार जो है ये द्वैत शासन की स्थापना हुई थी, और द्वैत शासन का मतलब यही था कि दोनों के बीच में मतलब एक ही राज्य पर दो प्रकार से शासन आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो सकता है। इसमें कुछ मुद्दे इसके पास रहेंगे, अंग्रेजों के पास थे, और कुछ राजाओं के पास थे। इसी को द्वैत शासन प्रणाली कहा गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका प्रश्न जरूर आएगा द्वैत शासन प्रणाली से संबंधित, कि ये क्या है, इसकी क्या विशेषता है, कौन से अधिनियम में आया है, वो सारी चीज़ें कुछ भी पूछ लेता है इससे। ठीक है, तो द्वैत शासन का मतलब ये होता है कि भाई एक ही राज्य के अंदर आप कह सकते हैं दोहरा शासन। ठीक है, तो एक तो अंग्रेजों का था और एक जो वहाँ का राजा होता था उस पर। फिर अगली विशेषता आती है, भारत में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, यूपीएससी का गठन इसी अधिनियम से हुआ। फिर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का मतलब होता है कि जो चुनाव होते थे उस वहाँ पर, तो चुनाव में पहले तो कोई भी खड़ा हो सकता, उसके बाद यहाँ पे जो दलित वगैरह, या दलित नहीं सिख और वो मुस्लिम वगैरह इस प्रकार के जो वोटर होते थे उनको अलग से एक सीट दी जाती थी, आरक्षण की तरह ही होता था। आरक्षण तो नहीं था वो, मगर उनकी सीट फिक्स थी दूसरे धर्मों की। ठीक है, ईसाई धर्म वालों की, सिख धर्म वालों की, मुस्लिम धर्म वालों की। ठीक है, तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। उसके बाद वैधानिक आयोग का गठन हुआ, और पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी इसी अधिनियम में दिया गया 1919 वाले में। तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं थी, ध्यान रखना। ठीक, फिर उसके बाद के अंदर तो दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है, वो है भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, दोनों में से आपको एक पढ़ना है, मतलब एक एग्जाम में आएगा 1919 वाला या 1935 वाला। तो 1935 में देखिए इसकी एक विशेषता है कि इसमें 321 अनुच्छेद है और 10 अनुसूचियाँ थी। और आपको मतलब आपने सुना होगा कि जो भारत का संविधान बना था वो लगभग इसी से जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसका कॉपी पेस्ट था। यानी कि जो भारत शासन अधिनियम था इसमें से बहुत सारी जो धाराएं या कानून ऐसे कैसे हमारे संविधान में शामिल कर दिए गए थे, उसमें कोई भी बदलाव या फिर थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया गया था। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इसका मतलब ज़्यादातर प्रश्न है वो प्रांतीय स्वायत्ता के रिलेटेड पूछा जाता है। इसका छोटा वाला प्रश्न भी आ सकता है, बड़ा वाला लघुतरात्मक कैसे भी आ सकता है कि प्रांतीय स्वायत्ता क्या है। तो अभी हम पढ़ेंगे इसकी विशेषताओं के साथ। तो इसकी जो भारत शासन अधिनियम 1935 की पहली विशेषताएं देखिए, अखिल भारतीय संघ का गठन हुआ इसके अंदर। और उसके बाद दूसरी विशेषता, इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि प्रांतीय स्वायत्ता। प्रांतीय स्वायत्ता मतलब 1919 में आपको पता है द्वैत शासन लगाया गया था।
1919 में द्वैध शासन लगाया। तो द्वैध शासन का मतलब क्या हुआ कि भाई आधे तो विषय अंग्रेजों के पास थे और आधे जो थे वो वहाँ के राजाओं के पास थे। तो उसके बाद जो 1935 का अधिनियम लाया तो उसमें अंदर जो अंग्रेजों वाला सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया। यानी कि अब जो रियासतें थी, जो राजा थे, वो पूरे मतलब स्वतंत्र हो गए और उनको सारे अधिकार दे दिए गए। भाई तुम चाहे अपनी रियासत के साथ जो भी करो, तुम अब फिर से वो स्वतंत्र हो, राजा हो, ठीक है। जो वो संधियाँ वगैरह करते थे उनको संधियों से मुक्त कर दिया, आप ऐसा कह सकते हैं। वैसे पूरी तरह तो मुक्त नहीं किया, ऐसा तो नहीं किया कि भाई स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र तो नहीं थे, उन पर ब्रिटिश का अधिकार था। मगर जो द्वैध शासन था वो यहाँ से ख़त्म हो गया और प्रांतीय स्वायत्तता की यहाँ पे जो है नींव पड़ी थी। इसलिए ये शासन अधिनियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए। फिर देखिए केंद्र में द्वैध शासन है, उसको जो है वो केंद्र के अंदर द्वैध शासन था। पहले तो प्रांतों में द्वैध शासन था और ये जो केंद्र में द्वैध शासन है उसका मतलब ये है कि जो अभी हम संविधान में पढ़ते हैं 3 सूचियाँ, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, तो ये उसी जो अधिनियम है 1935 वाला, इसी में इंट्रोड्यूस की गई थी और इसी के आधार पर हमारे संविधान में ये 3 सूचियाँ फिलहाल भी काम कर रही है, ठीक है। और उसी के बाद में देखिए एक अगली विशेषता है कि संघीय न्यायालय की स्थापना यानी सुप्रीम कोर्ट वगैरह की स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत की गई थी। और इसके बाद जो आरबीआई वगैरह होती है, जो आरबीआई की स्थापना भी इसी के बाद में की गई थी। तो इसलिए ये जो अधिनियम है 1935 वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका जो लगभग है हमारे संविधान में कॉपी पेस्ट ही हुआ है या फिर थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस के अनुसार। तो ध्यान रखना इन दोनों जो है अधिनियम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता यानी ब्रिटिश संसद, और उसके बाद भारत परिषद का अंत हो गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार हो गया। विस्तार इस मतलब इसमें दलित जो लोग होते थे उनको भी इसमें मौका दिया गया था, उनकी भी मतलब चुनाव में भागीदारी हो गई थी। और दलितों के साथ में महिलाओं को और मजदूरों को भी इसमें शामिल कर लिया गया था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत। पहले तो इसमें जो दूसरे धर्म थे, सिख, मुस्लिम वगैरह, उन्हीं को अधिकार था। फिर जो अम्बेडकर थे उन्होंने अंग्रेजों से दबाव बनवाया तो इस प्रकार की चीज़ें हो गई थी, मतलब इसका विस्तार किया गया। फिर देखिए आगे देखिए प्रस्तावना का जो अभाव का मतलब इसके अंदर प्रस्तावना नहीं थी। जैसे अभी हमारे संविधान में प्रस्तावना है ना, हम भारत के लोग, अभी हम उसको आगे पढ़ेंगे, तो वो इस समय नहीं थी इसके अंदर। फिर भारत और म्यांमार को अलग कर दिया गया, यानी जो पहले ब्रह्मा था म्यांमार का नाम, तो उसको इसी अधिनियम के द्वारा अलग कर दिया गया था भारत से, ठीक है। और उसके बाद लास्ट देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना मैंने आपको बता दी 1935 अधिनियम के तहत ही हुई थी, ठीक है। और अब चलते हैं आगे। तो भारतीय संविधान सभा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका प्रश्न भी आ सकता है एग्जाम में कि भारतीय संविधान सभा के विकास के बारे में टिप्पणी कीजिए या फिर इसके कार्य प्रणाली क्या थी और कि वो सारी चीज़ें हम देखते हैं, इसकी सारी चीज़ें। तो देखिए भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वो हुआ जुलाई 1946 को। तारीखें जरूर इंपॉर्टेंट है इस संविधान सभा के लिए, तो आपको लगभग तारीखें याद रखना। तारीख अगर आपको ना रहे तो आपको साल तो याद रखनी, कौन से साल में क्या क्या हुआ, ठीक है। तो देखिए गठन इसका जुलाई 1946 को हुआ और कैबिनेट मिशन के सुझाव पर हुआ, यानी कि अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन मतलब गठित किया और उन्होंने ही सुझाव दिया कि संविधान सभा बनाओ। यानी तब जब तक आपकी संविधान, भारत को कहा कि जब तक आपकी संविधान सभा नहीं बनेगी तब तक आप हमारे अधीन हो। बाकी इन्होंने स्वतंत्र वगैरह कर दिया था पहले ही। तो उसके बाद इसके सदस्य देखिए 389 सदस्य थे इसके उस समय, जिसमें से 292 सदस्य थे ब्रिटिश प्रांत के, यानी जिस पर ब्रिटिश वगैरह राज करते थे डायरेक्ट, और 4 चीफ कमिश्नर और 93 जो 93 देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे इसके अंदर संविधान सभा के अंदर। फिर उसके बाद में इसके चुनाव हुए जुलाई 1946 को, और जुलाई 1946 को ही इसकी मतलब गठन हुआ। तो कुछ दिनों बाद में इसके चुनाव हुए, इसमें कांग्रेस को ज़्यादा बहुमत मिल गया, 208 सीटें मिल गई और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। तो इसमें मुस्लिम लीग हार गई। तो जब मुस्लिम लीग हार गई तो उनको पता था कि अब अपना कुछ होने वाला है नहीं। तो जब संविधान बन रहा था और जो संविधान सभा की बैठकें हो रही थी, जैसे यहाँ पे पहली बैठक हुई संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को, तो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया और उसने कहा कि भाई पाकिस्तान को अलग करो और पाकिस्तान के लिए मतलब अलग ही संविधान बनेगा। तो वो इस मुस्लिम लीग इन बैठकों में भाग नहीं लेते थे, बहिष्कार कर दिया। फिर कुछ अध्यक्ष है जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रारूप संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, सबको पता है, भीमराव अम्बेडकर। और इसके अंदर 3 सदस्य थे 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के, और स्थायी अध्यक्ष इसके थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर देखिए 13 दिसंबर 1946 की जो कार्यवाही है इसकी शुरू हुई थी संविधान सभा की,
और इसके जो जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव वही है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना और उद्देश्य प्रस्ताव एक ही होते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया उस दिन। और उसके बाद देश का बंटवारा जो है वो प्रस्ताव कब आया, 3 जून 1947 को। मतलब अंग्रेजों ने कह दिया कि भाई भारत पाकिस्तान अलग अलग होंगे। और इसके बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हो गया था। यानी उसके अंदर पहले तो संविधान सभा में मुस्लिम लीग वगैरह और जो वहाँ के सदस्य भी थे, तो जब ये बंटवारा हो गया तो उसके बाद में इनका संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। उसके बाद जो संविधान बनकर तैयार हो गया, मतलब 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों के बाद के अंदर, तो इसका मतलब संविधान का वाचन हुआ था 2020 के अंदर कि भाई पढ़ के सुनाओ सबको। जो संविधान सभा है सब ने उसको पढ़ा और उसको मतलब वाद विवाद किया, जो भी मिस्टेक आएगी उसको सुधारा, जो कुछ कमियां थी वो भी वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा बहुत सारी चीज़ें संविधान पर चर्चा की, ठीक है। तो पहली चर्चा कब की, ये यहाँ पे डेट है। दूसरी कब की, ये डेट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे मैंने आपको समझाने के लिए बता दी। तीसरी चर्चा कब की। और फाइनली एक डेट इंपॉर्टेंट है कि भाई 26 नवंबर 1949 को जो संविधान है वो हमारा पारित हो गया। पारित हो गया मतलब संविधान सभा ने उसको पास कर दिया। फिर इसको लागू करने की बात आई तो सभी को पता है 26 जनवरी को हमारा जो संविधान है 1950 को वो लागू हुआ था, ठीक है। तो ये भी डेट है। फिर ये अपनी संविधान सभा आगे है क्या, हाँ नहीं, संविधान सभा अपनी कंप्लीट हो गई। और उसके बाद में जो है अब हम बात करते हैं जो वो प्रस्तावना वगैरह है और मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ये सारे सिलेबस के अनुसार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कुछ भी ले लिया, ठीक है। वैसे तो ये सारे टॉपिक बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, आप पढ़ोगे तो इस पर ग्रंथ आपको मिल जाएंगे। आपको पता है यूपीएससी की वगैरह की जो तैयारी करते हैं उनके पास बड़ी बड़ी किताबें होती है पॉलिटी की, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको शॉर्ट में पूरा तो पूरा सिलेबस नहीं करवा पाऊँगा, जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो अब हम प्रस्तावना की बात कर रहे हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य संकल्प जो पेश किया उसी को प्रस्तावना हम कह सकते हैं। और उसके बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी ने करवाया। तो इसमें जो ये वर्तमान में हम पढ़ते हैं भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण बहुत सारी चीज़ें इंदिरा गांधी के समय में मतलब इसमें कुछ ऐड हुआ था, जुड़ा हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसकी विशेषताएं देखिए प्रस्तावना की। तो इसको संविधान की कुंजी कहा जाता है। और ये कानून का मतलब कानूनी भाग नहीं है, जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग तो है मगर कानूनी भाग नहीं है। और ये शक्तियों का केंद्र है जो इस प्रस्तावना के अनुसार वो भारत के लोग ही है। हम वो कहते हैं ना भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को, तो जो शक्ति का केंद्र है भारत में वो भारत के लोग ही है। और भारत को पूरा संप्रभु बताया गया है। तो संप्रभु का मतलब तो यह होता है कि भाई उस जो भी अधिकार है वो सारे के सारे हैं और किसी के दबाव में नहीं आएगा। मतलब पूरा भारत है जो वो अपने ही अंडर में काम करेगा, ना कि किसी देश के दूसरे के दबाव में, ठीक है। फिर विशेषताएं इसकी अगली कि न्यायालय में ये परिवर्तित नहीं हो सकती, यानी कि प्रस्तावना को बदला नहीं जा सकता। वैसे इस पर कभी कभी विवाद होता रहता है कि भाई मतलब कभी कभी कोर्ट कहता है कि बदला जा सकता है, कभी कहता है नहीं बदला, तो अलग अलग केस हुए थे इसके बारे में, ठीक है। फिर अगला है कि संविधान का मूल ढांचा ही है, ठीक है। मूल ढांचा कौन है, प्रस्तावना। इसका मतलब ये है कि जो संविधान है पूरे की पूरे उसका ओवरव्यू है, जो उसका वो सारी सारी चीज़ें इसमें बता रखी है। आप इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और इसी के अनुसार जो संविधान को सर्वोच्च माना गया, यानी कि इस देश का संविधान ही सर्वोच्च है, उसके अलावा कोई भी सर्वोच्च नहीं है। संसद को जो है संविधान, इसमें एक बात ये कही गई है कि संसद है जो संविधान में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती, यानी कि कुछ उल्टा पुल्टा चेंज नहीं कर सकती संविधान में, कुछ अच्छा चेंज कर सकती है, ठीक है। अच्छे का मतलब कौन अच्छा बुरा का फैसला कौन करेगा, न्यायालय फैसला करेगा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर बता रखी है इस प्रस्तावना का, ठीक है। इसकी विशेषताएं आप कह सकते हैं। फिर आगे देखिए मूल अधिकार। मूल अधिकार जो मतलब नागरिकों को प्राप्त है, यानी कि हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त है भारतीय संविधान के अनुसार। पहले एक संपत्ति का अधिकार हुआ करता था जब संविधान बना था, तो बाद के अंदर संपत्ति का अधिकार तो हमारा हटा दिया, फिर 6 अधिकार बाकी शेष बचे। ध्यान रखना 6 अधिकार, आप पढ़ते ही होंगे बचपन से कि 6 अधिकार कौन कौन से हैं। समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो बहुत बार प्रश्न में पूछा जाता है, और ये आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 के तहत इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। और इसके आर्टिकल आप ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं। वैसे अगर ना याद रहे तो आपको ये अधिकारों के नाम तो आपको याद होने चाहिए। एग्जाम में प्रश्न पूछ लेते हैं कि मूल अधिकार क्या है या क्या ये परिवर्तनीय है नहीं, तो ध्यान रखना जो मूल अधिकार है वो हमसे सरकार छीन नहीं सकती और ना ही न्यायालय छीन सकता है। एक ही स्थिति में छीन सकती है जब कोई देश के अंदर आपातकाल लग जाए, ठीक है। आपातकाल के अंदर हमारे जो अधिकार है वो छीन सकते हैं, केवल और केवल जो जीवन की स्वतंत्रता है उसके अलावा। जीवन की स्वतंत्रता रहेगी, बाकी सारे सारे अधिकार हमसे छीन जाएंगे आपातकाल के दौरान, ठीक है।
फिर अगला टॉपिक आता है राज्य में जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो क्या होता है। तो नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है कि भाई हमें कुछ अधिकार, मूल अधिकार दे दिए। और संविधान में जो राज्य होते हैं, राज्य का मतलब सरकार है, सरकार को भी मतलब संविधान निर्देश देता है, ऑर्डर देता है कि भाई जो मतलब नागरिकों का कल्याण कैसे होगा और जो भी चीज़ें हैं राज्य के लिए, मतलब उसमें राज्य के लिए जितनी भी चीज़ें होगी वो सारी चीज़ें इसके अंदर बता रखी होगी। और इसका मतलब ये नहीं कि जो इसके अंदर मान लीजिए राज्य नीति निर्देशक तत्वों के अंदर जो भी चीज़ें लिखी है वो सरकारों को मानना जरूरी नहीं है। अब जैसे इसमें एक बात ये लिखी है कि राज्य जो है कल्याणकारी योजनाएं चलाएगा, तो अब राज्य जरूरी नहीं है कि उसको चलाना ही होगा। संविधान में ये मतलब क्या कहते हैं उसको, ज़रूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, उसको ऐच्छिक है, वो राज्य अपने हिसाब से चलाएगा वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये नीति निर्देशक तत्व होते हैं, ठीक है। और ये आर्टिकल 38 से लेकर 51 के बीच में इसकी मेंशन कर रखी है भारत के संविधान के अंदर। फिर इसके बाद में बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक आ जाता है राष्ट्रपति के बाद में। तो संविधान अपना जो सिलेबस है वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और सांसद, एमएलए, जो भी पूरे का पूरा भारत का जो संविधान है वो आ गया है, ठीक है। तो सबको मैं नहीं कवर करवा पाऊंगा, आपको पहले ही बता दिया। तो मैं फिलहाल राष्ट्रपति को लेकर आया हूँ और केवल राष्ट्रपति ही आज का अपना लास्ट टॉपिक रहने वाला है। इसके बाद सेकंड वीडियो में अगर आएगा तो हो सकता है आज आ जाए, वरना शायद ही आए, ठीक है। तो राष्ट्रपति हम देखते हैं। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से लेकर 61 इसका वर्णन किया गया है भारत के संविधान में। 52 में इसकी नियुक्ति करती है और महाभियोग है जो इस पर 61 के तहत लगाए जाते हैं। महाभियोग का मतलब होता है हटाना, राष्ट्रपति को हटाना। तो एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो वो अब आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है? भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष का हो, और वो कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। साथ ही वो लोकसभा या किसी राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, यानी इसका चुनाव कैसे होता है, भारत का राष्ट्रपति कैसे बनता है, इस पर प्रश्न बनता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है उसका जो चुनाव है यानी उसका निर्वाचन है वो निर्वाचक मंडल करता है। अब निर्वाचक मंडल मतलब कौन होता है निर्वाचक मंडल? इसके अंदर देखिए राज्यसभा, लोकसभा और जो राज्य की विधानसभा होते हैं वहाँ के जो एमएलए वगैरह होते हैं वो मिलकर इन सारे इस जो निर्वाचन मंडल है इसका वो सारे लोग इसके सदस्य होते हैं। और इनमें से फिर ये वोटिंग करते हैं। वोटिंग किस हिसाब से करते हैं, यहाँ पे देखिए समानुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है प्लस एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इनको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इन दो मत प्रणालियों के आधार पर इनको क्या करता है, वोटिंग करते हैं राष्ट्रपति की, और राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति कितने भी टाइम तक रह सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसी कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। और जो भी राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी मतलब कोई विवाद होगा, कोई हो जाएगा कि भाई ये चुनाव अवैध है, राष्ट्रपति फर्जी तरीके से जीते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा, ठीक है। और जो राष्ट्रपति मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है और वो 5 साल तक रह गया और फिर पता चला कि वो मतलब राष्ट्रपति अवैध तरीके से या फिर फेक तरीके से राष्ट्रपति बने थे, वो जीते नहीं थे, तो उसके बाद जो भी उसके कार्य होंगे, मतलब राष्ट्रपति ने 5 साल में जो जो काम किए होंगे वो मतलब गलत काउंट नहीं होंगे, वो कार्य तो चालू रहेंगे, वैध रहेंगे। तो ये बात है। फिर शपथ इसको मुख्य न्यायाधीश दिलाता है राष्ट्रपति को। तो अपने राष्ट्रपति में भी अभी बहुत सारी चीज़ें बची है, मगर वो सारी चीज़ें हम अभी कवर नहीं कर पाएंगे।